नीतीश कुमार के पुत्र निशांत को आपने देखा होगा कि मीडिया से बहुत दूर रहते हैं और अब जो चर्चा चल रही है उस चर्चा में निशांत का नाम बार बार आ रहा है। ये दोनों और कांग्रेस सभी यहाँ कहीं ना कहीं उस सत्ता के दौड़ में बड़ी बड़ी रेस लगा रहे थे। इस रेस में भारतीय जनता पार्टी ने अचानक से हाथ झटक दिया शिवसेना से और सरकार गिर गई कि सरकार के चलते चलते अचानक से ब्रेक लग गया और इस ब्रेक में जहां एक तरफ शिवसेना टूटी वहीं एनसीपी भी टूटी। बार बार ये कहा जा रहा है कि इस बार महाराष्ट्र का चुनाव इस देश की राजनीति को प्रभावित करेगा। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नीतीश कुमार क्या नरेंद्र मोदी का भविष्य तय करेंगे या नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार के भविष्य का फैसला करेंगे? 23 तारीख का दिन बताया जा रहा है कि वो मुहूर्त है जब चुनाव परिणाम आएंगे और उसके बाद से इस देश की राजनीति में एक बार फिर से बदलाव होंगे। अचानक से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों दिल्ली में हैं। हालांकि निजी यात्रा नीतीश कुमार की बताई जा रही है, लेकिन वहीं चंद्रबाबू नायडू के बारे में अगर कहा जाए तो वो लगातार दिल्ली में आते जाते रहे हैं और जब इस बार आए हैं तो उन्होंने कई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बात की है और अपने कई डिमांड जो हैं उसका भी उन्होंने खुलासा किया है, जैसे कि खबरें आ रही हैं। लेकिन नीतीश कुमार के साथ सबसे बड़ी बात क्या हुई है कि नीतीश कुमार जब इस बार गए हैं दिल्ली तो वो निजी कार्यक्रम में गए हैं और वहाँ से हरियाणा भी गए हैं। हमने आपको खबरों में बताया था कि वो अपने पीएसओ के परिवार में एक शादी थी, उसी संदर्भ में गए हुए हैं और वही अकेले नहीं गए, इस बार उनके पुत्र भी साथ में गए हैं। तो इसके मतलब क्या है? नीतीश कुमार के पुत्र निशांत को आपने देखा होगा कि मीडिया से बहुत दूर रहते हैं और अब जो चर्चा चल रही है उस चर्चा में निशांत का नाम बार बार आ रहा है। इसके साथ साथ नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी का भविष्य कहा जा रहा है कि जो महाराष्ट्र का चुनाव परिणाम निकलेगा उसी पर टिका हुआ है। आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में आज लास्ट चुनाव प्रचार है और इस चुनाव प्रचार के बाद 2 दिन यानी कि कल एक दिन रेस्ट होगा और 20 तारीख को वोटिंग होगी। 18 तारीख के शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएंगे। इससे पहले आपने देखा होगा कि बिहार की भी भूमिका उसमें बड़ी रही है। 20 तारीख का डेट इसलिए तय किया गया था कि जो लोग छठ में 7-8 तारीख को बिहार जाएंगे या अन्य यूपी वगैरह हिंदी पट्टी के क्षेत्रों में जाएंगे, वो अपने काम धंधे के लिए लौट करके फिर वापस आएंगे। और आपने देखा भी होगा कि किस तरह से ट्रेनों में भर भर के, बसों में भर भर के लोग अलग अलग जगहों पे प्रस्थान कर रहे हैं। खास करके मुंबई की बात करें तो मुंबई के वोटरों में एक बड़ी तादाद है हिंदी पट्टी के लोगों का। आपने अक्सर सुना होगा, आज कल तो नहीं सुना जाता है, लेकिन जब बाला साहब ठाकरे थे उस समय ये बात कही जाती थी कि हिंदी पट्टी के लोगों, खास करके बिहार के लोगों को वहाँ बहुत परेशानी होती थी, क्योंकि मराठियों का मानना ये था कि जो इस क्षेत्र से लोग जाते हैं वो जो रोजी रोजगार करने के लिए जाते हैं वही सारा वहाँ का भ्रम फैलाते हैं या वहाँ के लिए सारी जो आपत्तियाँ हैं, विपत्तियाँ हैं, सारा झमेला है, सारे बवेला हैं, उसका जड़ यही है। कई बार आपने देखा होगा कि टकराव भी हुआ है महाराष्ट्र और बिहार में। लेकिन खैर, इन सभी बातों के साथ साथ अब ये बातें कि महाराष्ट्र के रिजल्ट पर निर्भर करता है नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी का भविष्य, ये कैसे होगा। इसको समझने के लिए आपको समझना ये पड़ेगा कि जब 2019 में महाराष्ट्र के चुनाव हुए थे उसके बाद से 5 साल कैसे बीता। सबसे पहले तो इस आकलन को, इस कड़ी को अलग अलग सेपरेट करके आप देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि महाराष्ट्र 5 साल तक पूरी तरह से अस्थिर रहा है। सरकारें बनी बिगड़ी, जो तय हुआ था उसके अनुसार 2019 के परिणाम आए और परिणाम आने के बाद उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री की कुर्सी भारतीय जनता पार्टी ने दी। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके भारतीय जनता पार्टी को ये लगने लगा कि वो यहाँ अपनी सत्ता स्थापित कर सकती है। इस बीच में शिवसेना हो या फिर एनसीपी हो शरद पवार की, ये दोनों और कांग्रेस सभी यहाँ कहीं ना कहीं उस सत्ता के दौड़ में बड़ी बड़ी रेस लगा रहे थे। इस रेस में भारतीय जनता पार्टी ने अचानक से हाथ झटक दिया शिवसेना से और सरकार गिर गई। सरकार गिरने के बाद बहुत सारी ऐसी बातें सामने आई जिसको लेकर के कहा यह जाने लगा कि जो शिवसेना की सरकार है या फिर जो वहाँ एनडीए की सरकार है अब वो नहीं चलेगी और वहाँ महाविकास आघाड़ी
गठन किया गया, जो लंबे समय तक अपने पूरे राजनीतिक जीवन में शिवसेना कभी भी कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाई थी, उसने कांग्रेस से हाथ मिलाया और नरेंद्र मोदी सहित जो वर्तमान सरकार उस समय की थी, जिसके शासनकाल में और कहा जाता है कि जिसके इन्फ्लुएंस करने से सरकार गिरी थी, उनसे बदला लेने के लिए कांग्रेस से हाथ मिलाया और कांग्रेस के साथ साथ जो एनसीपी है शरद पवार की, वो भी सरकार का हिस्सा बनी और सरकार चलने लगी। लेकिन इसी बीच में एक बड़ा झमेला ये हो गया कि सरकार के चलते चलते अचानक से ब्रेक लग गया और इस ब्रेक में जहां एक तरफ शिवसेना टूटी, वहीं एनसीपी भी टूटी। यानी ये टूटने का खेल शुरू हो गया था और यहां से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार स्थापित कर दी। खूब हुआ झमेला, वो सब बातें आप जानते हैं। लेकिन अब चुनाव का समय आ गया है। एकनाथ शिंदे अलग हुए, अजीत पवार अलग हुए, रात भर खेल चला, सुबह मुख्यमंत्री का शपथ लिया, फिर शाम होते होते 12 घंटे 36 घंटे के अंदर में सब कुछ बदल गया। इसके बाद फिर से एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री की कुर्सी दी गई। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और अजीत पवार उप मुख्यमंत्री की कुर्सी लिए। ये सभी कुछ चल रहा था, लेकिन इस प्रक्रिया के तहत जो चुनावी रणनीति है, उसके बाद बार बार ये कहा जा रहा है कि इस बार महाराष्ट्र का चुनाव इस देश की राजनीति को प्रभावित करेगा। कैसे करेगा, क्यों करेगा, इसके पीछे का कई कारण बताया जा रहा है। सबसे पहले तो वो बयान कि बंटोगे तो कटोगे, जो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र से भारतीय जनता पार्टी का गोड़ी उखाड़ने के लिए काफ़ी नज़र आ रहा था। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने इस बयान से किनारा किया और चुनावी समय में इस तरह के बयानों का क्या महत्व होता है आप अच्छी तरह से जानते हैं। इस बयान के बाद जब हंगामा शुरू हो गया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने आए और उन्होंने एक है तो सेफ है का नारा दिया और इस नारे को तोपा गया। खूब प्रचार हुआ, एक है तो सेफ हैं, उस नारे को ही समाप्त करने की कोशिश की गई। इस बीच में पंकजा मुंडे का बयान आया और भी कई लोगों का बयान आया जो इस बयान से सहज नहीं थे। अजीत पवार को तो पूरी तरह से लग रहा था कि अब उनका राजनीतिक कैरियर ही समाप्त हो जाएगा ये बयान आने के बाद। मुंबई की स्थिति और मुंबई में हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि किस तरह से जो बिश्नोई गुट को लेकर के भी चर्चाएं चल रही हैं, वो भी एक्टिव हो गए हैं। ये सभी बातें और सभी तरह की जो चर्चाएं चल रही हैं उसमें ये सब कुछ तो है ही। इसके साथ साथ दोनों ही खेमे, चाहे वो महायुति हो या महाविकास आघाड़ी हो, दोनों ही अपने अपने स्तर से कई तरह के प्रलोभन और कई तरह के जो वादे हैं वो कर रही हैं जनता से। पूरे चुनाव प्रक्रिया में जब 15 अक्टूबर से ये चुनावी प्रक्रिया शुरू हुई और 20 अक्टूबर को जो वोट डाले जाएंगे, उससे पहले 18 अक्टूबर तक जो चुनावी प्रचार चला और जितनी रणनीतियां चली वो साफ इशारा कर रही थी कि दोनों में से कोई भी गठबंधन या दल संतुष्ट नहीं है, ये आशा के साथ नहीं कर सकता है कि इस बार चुनाव में उसकी स्थिति अच्छी है। सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का कारण है कि यहाँ से नागपुर बगल में है और हमने आपको बताया कि अचानक से चुनावी कार्यक्रम को छोड़ करके अमित शाह को महाराष्ट्र छोड़ भागना पड़ा दिल्ली। क्यों भागना पड़ा, इसके पीछे की भी कई कहानियाँ जोड़ी जा रही हैं, कही जा रही हैं। लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें स्थिति यह है कि इसमें बिहार का इन्फ्लुएंस भी बढ़ा है। एक तो बिहार के लोग जो कि अच्छे खासे वोटर हैं और जीत हार का फैसला इनके द्वारा होता है। वहाँ के परमानेंट वोटर हो गए हैं, कई लाखों लाख की संख्या में लोग अपना वहाँ सब कुछ स्थापित कर चुके हैं। तो ऐसे लोगों को प्रभावित करने के लिए जहाँ भारतीय जनता पार्टी अपने कई स्टार कलाकारों को लेकर के पहुँची, लेकिन उससे काम नहीं बना। चिराग पासवान को लेके जाना पड़ा और चिराग पासवान की तस्वीर लगा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे थे, महाराष्ट्र से बिहार से लोग जो गए थे महाराष्ट्र के लिए या महाराष्ट्र में रह करके काम धंधा करते हैं, उन लोगों को प्रभावित करने के लिए कहीं ना कहीं चिराग पासवान को सामने रख करके ये पूरी की पूरी कहानी रची जा रही है। इन सभी बातों के साथ साथ आपको बता दें कि जो चर्चा हो रही है, जो चीज़ें सामने आई हैं, उसमें एक बात तो साफ लग रहा है कि इस बार पलड़ा किधर झुक रहा है ये कहना मुश्किल है। 2019 के चुनाव में तो सीधा सीधा नज़र आ रहा था कि एनडीए गठबंधन की लीड है, लेकिन इस बार एनडीए गठबंधन जिसको महायुति कहा जा रहा है महाराष्ट्र में, वो
पिछड़ रहा है। इसके पीछे भी कई कारण हैं और जिस तरह से चुनावी जो चर्चा चल रही है, चुनावी रणनीति चल रही है, उसमें काफ़ी कुछ देखने को मिल रहा है कि लालच का भी एक दौर बड़ा चल रहा है। एक तरफ जहां ये दावा किया जा रहा है कि जो 6,000 किसानों को देने की बात है वो देने के लिए सरकार अपने वादे कर रही है, आगे आने के बाद कर रही है, तो 3 लाख रुपए तक का कर्ज माफ़ करने की बात कर रही है। उसके बाद आपने देखा कि लाडली योजना को लेकर के भी काफ़ी कुछ कहा जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि 1500 से उसको 2100 कर देंगे। तो दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी जो है वो महालक्ष्मी योजना लेकर के आ रहा है और वो कहना है कि 3,000 रुपये हर महीने हम देंगे। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि इसके साथ साथ बेरोजगार युवकों को भी 4,000 रुपये देने की बात की जा रही है। बात यहीं तक नहीं है, वर्तमान सरकार जो एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चल रही है उसका ये भी कहना है कि महिलाओं के लिए जो बस चलते हैं वहाँ राज्य की, उन बसों में भी मुफ्त यात्रा करने की सुविधा दी जाएगी। इन सब के साथ साथ पिछले 5 वर्षों में कई बार जो खेल देखने को मिले, उस खेल का असर इस बार चुनाव में दिखाई दे रहा है। जनता पर भरोसा बनाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। अगर बात करें तो शिवसेना इस बीच में टूटी और टूट करके एकनाथ शिंदे गुट एनडीए के साथ मिलकर के सरकार बनाए, लेकिन एकनाथ शिंदे भी संतुष्ट नहीं है। इस बीच आपने देखा होगा कि लगातार उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर की जांच हो रही है, हालांकि कुछ मिला नहीं है, लेकिन लगातार इस तरह की बातें की जा रही है। वहीं आपको बताएं कि अजीत पवार सरकार में रहते हुए, उप मुख्यमंत्री की कुर्सी रहते हुए उनके हेलीकॉप्टर को रोका गया। वो काफ़ी खिन्न नज़र आ रहे थे, काफ़ी दुखी नज़र आ रहे थे। एक तरफ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की रणनीति और उनके बयानों को लेकर के वो काफ़ी पेशोपेश में पड़े हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके साथ जिस तरह का व्यवहार हो रहा है उससे भी वो काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि जो जातीय समीकरण है उसको लेकर के और भी कई तरह को लेकर के, वहाँ मराठा को लेकर के भी चर्चाएं चल रही हैं। ये सभी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हाथ में कमान ले लिया था और अमित शाह महाराष्ट्र पर पूरा फोकस रखे हुए थे। लेकिन इन सब के बावजूद जो वर्तमान परिस्थिति बनी है वो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि बहुत ज़्यादा इस चुनाव में कॉन्फिडेंस के साथ कोई भी नहीं उतर रहा है। खास करके अगर जो सरकार में हैं उनके लिए ज़्यादा ग्रीवांसेस रहते हैं, ज़्यादा उनके लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बनता है, तो ऐसी स्थिति में वोटों का जो बंटवारा है, जो प्रतिशत है, वो बहुत नैरो मार्जिन पर है। 0.5 से 6% के आसपास वोट का स्विंग है। अगर वोट इधर उधर हो जाए तो कहीं ना कहीं सरकार बनने और सरकार गिरने की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। और यही कारण है कि चिराग पासवान इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। अगर वो हिंदी पट्टी के लोगों को समझाने में और उनका वोट एनडीए की तरफ ट्रांसफ़र कराने में सफल हो गए तो एक बात आप मान के चलिए कि जो स्विंग था 0.5 और 6% का, ये फ़ायदेमंद साबित हो सकता है एनडीए गठबंधन के लिए। लेकिन इन सब के बीच योगी का वहाँ जाना, मंच पे रहना और वहाँ के चुनाव प्रचार में साथ देना, इसके साथ साथ जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, जिस तरह से कई ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं, नागपुर प्रभावित कर रहा है, तो कई वादे हैं जो नज़र आ रहे हैं, ये सभी कुछ, और जनता को ये भी याद है कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से 2019 के बाद चुनाव जीतने के बाद शिवसेना के साथ किया, एनसीपी के साथ किया। ये सभी कुछ कहीं ना कहीं सेलुलॉइड की तरह पिक्चर का जो देखते होंगे आप, पहले तो ऐसे ही चलता था कि वो रील जो होता था ना, वो रील चलते रहता था तो पिक्चर पूरी दिखाई देती थी। वैसे ही अब ये पिक्चर पूरी तरह से दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें भारतीय जनता पार्टी जो है वो 143 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। शिवसेना शिंदे गुट 81 पर, अजीत पवार 59 सीटों पे और अन्य जो उनके गठबंधन के साथी हैं वो 6 सीटों पे। तो वहीं महाविकास अघाड़ी जो है उसमें कांग्रेस 101 सीट पे लड़ रही है, 95 सीटों पे शिवसेना है, तो 86 सीटों पे शरद पवार लड़ रहे हैं, 6 सीटें यहाँ भी अन्य के खाते में है। अब देखना दिलचस्प होगा कि लड़ाई तो बहुत ज़बरदस्त हो रही है और इस लड़ाई में महाराष्ट्र को कहा यह जा रहा है कि महाराष्ट्र की जीत हार का असर बिहार पर पड़ेगा, क्योंकि जब बिहार में चुनाव होंगे उस समय भी छठ का समय होगा, दिवाली का समय होगा, और छठ और दिवाली के समय में, दुर्गा पूजा के समय में भारी संख्या में लोग बिहार आते हैं। देखना दिलचस्प ये होगा कि वो लोग आ करके
किस तरह से वोट करते हैं, और जो यहाँ से लोग गए हैं महाराष्ट्र, वो किस तरह का अनुभव ले करके गए हैं। ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं प्रभावित कर रही हैं। और इसके साथ साथ जो हम चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की बात कर रहे थे, उसमें भी एक बड़ा ट्विस्ट है कि नीतीश कुमार और नायडू दोनों उस वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं जब छलांग लगाने में उन्हें आसानी हो, और छलांग लगाने के लिए जो मापदंड है वो नीचे हो। यानी कि आप समझ सकते हैं कि 32 सीटों का जुगाड़ जो ये दोनों कर रहे हैं, उस 32 सीटों के जुगाड़ को हटाने और बैसाखी खींचने के लिए ये महाराष्ट्र का चुनाव काफ़ी अहम होगा, क्योंकि इसके साथ साथ विपक्ष का जो गैर भाजपाई दल हैं उनका भी प्रभाव बढ़ेगा और उनका एग्रेशन भी बढ़ेगा। एग्रेशन तो ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, आपने देखा होगा सदन में किस तरह से अचानक काफ़ी मजबूत नज़र आ रहे हैं राहुल गांधी। अब ऐसी स्थिति में जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट पर सबकी निगाह है, और उस रिजल्ट से बिहार और देश की राजनीति प्रभावित होगी, ऐसा माना जा रहा है। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन चर्चा है और चर्चा बहुत गर्म है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।